शिमला में देसी बर्गर वाला। क्या कहा तूने? तू शिमला जाएगी? अरे सिर्फ मैं नहीं बल्कि 5 दोस्त शिमला चलेंगे। इसी बहाने हम सब दोस्तों का साथ में घूमना भी हो जाएगा। यार आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी कॉलेज के एग्जाम खत्म हो गए और हमें भी तो ब्रेक ले लेना चाहिए। और वैसे भी चंडीगढ़ से शिमला है ही कितनी दूर। ठीक है तो फिर तय रहा, फ्राइडे ही हम सब शिमला के लिए निकल रहे हैं। मैं हम 5 की बस की टिकट बुक करवा लेती हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। ट्रिप पर जाने की बात भी कर रही है और कह रही है कि बस में चलेंगे। हम कार से चलेंगे यार। अंकित बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं अपने भाई की गाड़ी ले चलूंगा। अरे आराम से घूमते हुए खाते पीते चलेंगे शिमला। 5 दोस्त शिमला जाने का प्लान बना लेते हैं और शुक्रवार के दिन वो सभी शिमला की ओर निकल पड़ते हैं। 5 घंटे के सफर के बाद धीरे धीरे शिमला की ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छूने लगी और पहाड़ों की खूबसूरती उनके दिल में उतरने लगी। साथ ही चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी थे और उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा ठेला जिस पर बड़े प्यार से लिखा था, राजा देसी बर्गर वाला, एक बार खाओगे दिल से याद करोगे। लोग उसके इस ठेले पर लिखी बात को पढ़कर मुस्कुराते भी। कुछ ग्राहक ठेले को इग्नोर करते हुए मैकडी में चले जाते, तो कुछ जिनकी जेब का बजट कुछ ज्यादा नहीं था वो उसके ठेले पर ही बर्गर खाने आ जाते, क्योंकि 20 रुपए का बर्गर उन्हें कहीं और कहाँ मिलता। उस रोज वो काफी थक गए थे, इसलिए खाना खाकर शाम को जल्दी ही सो गए। फिर अगली सुबह शिमला में हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। राजा अपना ठेला लेकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। लगाई दो पार हमरी नैया, अरे और खवैया। राजा को इतनी सुबह तैयार होता देख उसकी माँ बोली, राजा आज बाहर ठंड है, बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे में तू आज कहाँ अपना बर्गर बेचेगा? ऐसा कर आज तू रहने दे, वैसे भी कौन सी बड़ी कमाई हो जाएगी। लोग तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तेरे ठेले पर कौन आएगा? माँ, बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाने में उनको मजा आता होगा, लेकिन जो स्वाद मेरी सस्ते बर्गर में होता है ना, वो उन महंगे रेस्टोरेंट में नहीं होता। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और सुनो माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, दवाई समय पर खा लेना। हाँ हाँ खा लूंगी, और तूने करनी तो अपने मन की है ना। ठीक है जा, लेकिन सुन ध्यान से जाइयो। बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। राज गुनगुनाता हुआ अपना ठेला लेकर निकल पड़ा और कुछ देर बाद मॉल रोड पहुंच गया। फिर कुछ देर बाद मॉल रोड पर भीड़ लगने लगी। कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां उसके पास आकर बर्गर खाने लगे। उधर 5 दोस्त भी शिमला की सैर पर निकल पड़े। कुछ देर बाद, अरे वो देखो बर्गर, चलो यार बर्गर खाते हैं। वैसे भी इस मौसम में गर्मा गर्म बर्गर खाने का एक अलग ही मजा होगा। तुझे ठेला ही मिला क्या बर्गर खाने को? चल तुझे बर्गर खाना ही है तो मैं तुझे मैकडॉनल्ड का बर्गर खिलाती हूँ। अरे राजा भाई, ये देसी बर्गर क्या होता है? इसमें गोभी डालते हो क्या? नहीं साहब, इसमें डालता हूँ मैं देसी टिक्की और घर की बनी चटनी। लेकिन हाँ, एक बात का वादा करता हूँ कि होगा ये आपके उस मैकडी के स्वाद से बेहतर। बोलो बना दूं या नहीं? मैकडी से भी ज्यादा टेस्टी। अरे चलो ट्राई करते हैं, वैसे भी 20 रुपए का ही तो है। क्या यार अंजलि, तू भी कहाँ इस ठेले वाले की बातों में आ रही है? फिर राजा ने मक्खन में बन सेका, उसमें गर्मा गर्म आलू टिक्की रखी। लीजिए मैडम, शिमला का असली स्वाद, अगर पसंद ना आए तो कहना। रिया ने अकड़ते हुए उससे वो बर्गर लिया। फिर जैसे ही उसने एक बाइट ली तो वो चौंक गई। अरे ये तो सचमुच में बड़ा ही टेस्टी है, उस मैकडी के बर्गर से भी। फिर दोस्तों ने भी खाना शुरू कर दिया। सबको राजा के हाथ का बना वो बर्गर बड़ा पसंद आया। धीरे धीरे उसके पास भीड़ और भी बढ़ती गई और कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो गया। वाह भाई राजा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब राजा और उनकी दोस्ती हो गई। राजा ने उन्हें शिमला में घूमने की कई जगहें भी बताई। फिर 2 दिन बाद उसके ठीक सामने एक अमेरिकन बर्गर कैफे खुला, जिसमें चमकती लाइटें, एसी हॉल, अंग्रेजी गाने, जिसमें एक बर्गर की कीमत थी 200 रुपए। रॉकी सूट बूट पहने राजा के पास आया। देखो भाई, ये ठेला हटाओ, हमारे जैसे बड़े ब्रांड के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। साहब मैं कोई ब्रांड तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने देसी बर्गर पर। फिर रॉकी हंसते हुए चला। फिर अगले दिन तेज बारिश होने लगी। अचानक से सड़कें खाली हो गई। राजा का ठेला भी भीग रहा था। उस रोज कोई सैलानी उसके पास नहीं आया। जो भी आ रहे थे वो बारिश के चक्कर में उस अमेरिकन कैफे में चले जा रहे थे। अपने होटल के कमरे की गैलरी में खड़ी रिया ये सब देख रही थी। साथ ही उसे राजा का वो मासूम चेहरा भी बार बार याद आ रहा था। उस रोज उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अंदर रेस्टोरेंट में खड़ा रॉकी जैसे उस पर हंस रहा हो। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास आए। बेटा सुना है यहाँ देसी बर्गर मिलता है? जी बाबूजी, अभी बनाता हूँ। फिर जैसे उस बूढ़े आदमी ने बर्गर खाया
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बाबूजी? इसमें बिल्कुल मेरी पत्नी की बनाई हुई बर्गर जैसा स्वाद है, वो भी ऐसे ही चटनी बनाती थी, ऐसा ही देसी बर्गर। फिर राजा की आंखें भी नम हो गई। उस दिन राजा ने समझा कि उसका बर्गर सिर्फ खाना नहीं बल्कि यादों का स्वाद बन गया था। तभी उस अमेरिकन कैफे से कुछ ग्राहक चिल्लाते हुए बाहर आए। छी, ये भी कोई स्वाद है? कितना बेकार स्वाद है इस 200 वाले बर्गर में। तुमसे अच्छा बर्गर तो सामने वाला वो राजा बनाता है, क्या स्वाद होता है उसका, वो भी बस 20 रुपए में। अब उस कैफे से निकलकर सभी ग्राहक उसके ठेले के पास खड़े हुए। भैया, हमें तो तुम्हारे हाथों का बर्गर खाना है। फिर राजा सभी के लिए बर्गर बनाने लगा। ग्राहक अब 2-2 बर्गर उससे लेकर खाने लगे। कुछ ही देर में उसके सारे बर्गर बिक गए। उसी दिन रिया ने ये सब उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ ही कैप्शन में लिखा, शिमला का सबसे सस्ता और स्वादिष्ट बर्गर। अब उसका वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन मॉल रोड पर लाइन लग गई। अब रॉकी के रेस्टोरेंट में कुर्सियां खाली रहने लगी। राजा की मेहनत देख रिया उसे पसंद करने लगी। अब वो किसी न किसी बहाने से उसके ठेले पर आ जाती। राजा भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा। रिया, हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम शहरी अच्छे घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक देसी लड़का जो सिर्फ एक ठेला लगाता है। राजा, जिंदगी जीने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शहरी है या देसी। अब अगले दिन शिमला में एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, बेस्ट बर्गर प्रतियोगिता, जहां और भी आसपास के शहरों से कई बड़े बड़े बर्गर वाले आए हुए थे। कुछ तो राजा को देखकर उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। अरे ठेले वाला क्या ही जीतेगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है रिया। ओफो राजा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? जैसे तुम रोज अपने ग्राहकों के लिए बर्गर बनाते हो वैसे ही इसे बना देना। फिर जजेस ने पहले रॉकी का बर्गर चखा जो कि चीज से भरा विदेशी सॉस का बना हुआ था। फिर राजा का नंबर आया। उसने अपना वही देसी बर्गर बनाकर उन्हें चखा दिया। फिर जज ने एक बाइट ली और कुछ देर चुप रहे। वाह, लाजवाब, इस बर्गर में मेहनत का स्वाद है, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। इसलिए 5 लाख का इनाम, साथ ही शिमला के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में तुम्हें बर्गर बनाकर बेचने के लिए रेस्टोरेंट खुलवाया जाएगा। मैं गलत था, तुम्हारा स्वाद और मेहनत सच्ची है। फिर रिया ने राजा को गले से लगा लिया। सपनों को सच करने के लिए बड़े बड़े पैसे नहीं, बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि नाम से नहीं बल्कि काम से पहचान बनती है। रश्मि सीता बाजार में अपना आलू का ठेला लगाती थी, जिससे उसकी अच्छी खासी बिक्री होती थी। एक रोज जब वो लोगों को आलू टिक्की बर्गर बनाकर बेच रही थी, तभी एक औरत उसके ठेले पर आई और रश्मि को आलू टिक्की बर्गर बेचता देख हैरान रह गई। रश्मि, तुम वो भी आलू टिक्की बर्गर के ठेले पर? भला तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम ये आलू टिक्की का ठेला लगाकर बैठी हो? क्या बताऊं बहन, जब दौलत शोहरत थी तो मैं लोगों का मजाक उड़ाती थी। आज किस्मत ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब मेरे दिन ऐसे हो गए हैं। वैसे बड़े दिन बाद मिले हैं, चलो तुम्हारे घर चलकर चाय पीते हैं, फिर बातें करेंगे। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं ठेला बंद कर देती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। वो जब रश्मि के घर पहुंचती है तो उसकी झोपड़ी देखकर हैरान रह जाती है। रश्मि, ये क्या है? तुम्हारा तो इतना बड़ा बंगला था, फिर ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर चलो दीदी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। रश्मि, इस बार हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम्हें जिसे भी पार्टी में बुलाना हो बुला लेना। अच्छा ठीक है जी, मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मेरी कौन कौन सी फ्रेंड्स आएंगी। और हाँ, साथ में अपनी बहन कोमल को भी फोन कर देना। ओफो अंकुर, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? आपको तो पता ही है वो कितने गरीब हैं। अगर वो पार्टी में आ गए तो सबके सामने हमारी इंसल्ट करवा देंगे। अरे फिर कहाँ हमारा स्टेटस और कहाँ उन लोगों का। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रश्मि? कोमल तुम्हारी सगी बहन है, भला उनके बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो बात नहीं है, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी कि जब तुम्हारी बिजनेस पार्टनर उस पार्टी में आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि आपके रिश्तेदार कैसे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप उन्हें बुलाना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। अंकुर और रश्मि ने अपनी एनिवर्सरी पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। तभी पार्टी में रश्मि की बहन कोमल अपने पति सूरज के साथ आती है। वो दोनों काफी गरीब थे, जिस कारण रश्मि उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो पार्टी में बेहद ही सस्ते से कपड़े पहन कर आते हैं। अरे रश्मि, ये दोनों कौन है? नौकर है क्या तेरे? हाँ, नौकर ही है। पार्टी शुरू हो गई है और ये दोनों अब आ रहे हैं, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। रश्मि जल्दी से उन दोनों को अपने कमरे में ले जाती है। अरे दीदी, आ गए आप दोनों? ऐसा करो, आप दोनों इसी कमरे में बैठो, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स भिजवाती हूँ। अरे नहीं रश्मि, अभी तो तुम्हारा एनिवर्सरी का केक कटना बाकी होगा ना,
तो अभी से यहाँ बैठकर हम क्या करेंगे, हम भी बाहर ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, बाहर तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, आप लोग भी खामखा परेशान ही होंगे। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। तभी रश्मि की सहेली रोमा उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। अरे रश्मि, तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, और तू इनको यहाँ क्यों ले आई? बाहर मेरे बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी है, इन दोनों नौकरों से बोलकर जरा साफ करवा देना। जी देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम इनके नौकर नहीं बल्कि रिश्तेदार हैं। मैं इनकी बहन हूँ और रश्मि मेरी दीदी है। क्या बहन हो? तो फिर रश्मि, तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम यहाँ काम करने आए हो? उस समय तो जैसे तैसे रश्मि बात को संभाल लेती है। अरे नहीं नहीं रोमा, तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ होगा, वो तो मैं शीला और बिरजू मेरे नौकरों के बारे में बात कर रही थी। अच्छा चलो अब केक काट लेते हैं, कहीं देर ना हो जाए। फिर रोमा रश्मि से पार्टी में पूछती है, वैसे एक बात बता, तूने उस वक्त झूठ क्यों कहा? मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तेरे बहन और जीजा है? मैं जानती हूँ रोमा, अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरा मजाक उड़ाती कि ये गरीब मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी। ठीक भी है, वैसे इन गरीबों को तुम्हें पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहिए था, और अगर सबको पता चल गया कि ये तुम्हारी बहन और जीजा जी हैं तो तुम्हारी सच में बहुत इंसल्ट होगी। सच कहूँ, इनसे अच्छे कपड़े तो तुम्हारे घर के नौकर पहनते हैं। क्या करूँ यार, मैं तो खुद इनको नहीं बुलाना चाहती थी, वो तो अंकुर की वजह से मुझे इनको बुलाना पड़ा। उन दोनों की ये सारी बातें कोमल सुन लेती है और वो सब सुनकर कोमल को बड़ी ठेस पहुंचती है। वो जल्दी से अपने पति के पास जाती है और कहती है, चलिए जी अब घर चलते हैं। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले तो आए थे, फिर तुम्हें अभी क्यों जाना है? बस आप चलिए, मेरा अब यहाँ रुकने का मन नहीं है। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या कोमल? कुछ नहीं जी, बस यूं समझ लीजिए, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो उनका दिमाग चढ़ जाता है। अमीर लोगों के यहाँ गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। ओह तो ये बात है, ठीक है कोमल, चलो चलते हैं। वो दोनों बीच पार्टी से चले जाते हैं, लेकिन रश्मि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी अमीर सहेलियों के साथ पार्टी एंजॉय करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब धीरे धीरे अंकुर को बिजनेस में घाटा होने लगता है। अपनी कंपनी को फिर से उठाने के लिए वो कई बैंकों से लोन ले लेता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो अपनी कंपनी बचा नहीं पाता। पता नहीं कोमल क्या हो रहा है, कई महीनों से मुझे कोई नया टेंडर नहीं मिल रहा, ऊपर से बिजनेस में भी खूब घाटा हो रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर इतना सारा लोन है कि उसे चुकाने के लिए मुझे अपनी कंपनी और ये घर बेचना पड़ेगा। कंपनी को बेचकर भी मेरा लोन पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए कोर्ट ने इस घर को बेचकर लोन पूरा करने का फैसला किया है। हम बर्बाद हो गए रश्मि, हम सच में बर्बाद हो गए। मैंने बहुत सारे गरीबों का हक मारा है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। पिताजी सही कहते थे, जब भी कोई काम करना पूरी ईमानदारी के साथ करना। अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अंकुर अपनी एक्सपोर्ट कंपनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका घर भी नीलाम हो जाता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। अब हमारे पास रहने का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है, लगता है पास के गांव में ही झोपड़ी डालकर रहना पड़ेगा। हमारे बुरे वक्त में आपके सभी रिश्तेदारों और मेरी सभी सहेलियों ने भी मुंह मोड़ लिया। आज पता लग रहा है, इंसान जितना अमीर होता है वो दिल से उतना ही गरीब होता है। मैंने अपनी बहन की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था, शायद इसीलिए आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब वो लोग गांव में एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। राजेश उसी गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो अब घर में ही रहने लगता है। थोड़ी बहुत जो बचत थी उससे उसकी दवाइयां आ गई। आप आराम करिए जी, मैं लाला से कुछ राशन उधार लेकर आती हूँ। लेकिन उसके पास तो पहले से इतना उधार चल रहा है, फिर और उधार देगा क्या वो? पता नहीं, लेकिन एक बार कोशिश तो कर ही सकती हूँ। रश्मि लाला की दुकान पर जाती है, जहाँ लाला उससे कहता है, देखो तुम्हें कुछ भी चाहिए तो पैसे लेकर आओ, मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए उधार में देने के लिए कुछ नहीं है, चलो अब निकलो यहाँ से। वो लाला उसे दुत्कारते हुए वहां से भगा देता है, जिससे रश्मि को बहुत बुरा लगता है। अब समझ आ रहा है, बिना पैसे के इंसान की कोई इज्जत नहीं है। अब मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे, नहीं तो ऐसे तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं काम शुरू भी करूँ तो क्या करूँ? इसी दुविधा में वो घर की ओर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक गोलगप्पे वाले के ठेले पर जाती है। ठेला? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी आलू टिक्की बर्गर बनानी आती है। अंकुर को भी मेरे हाथ की आलू टिक्की बर्गर बहुत पसंद थी। हाँ, मैं यही काम करूंगी। अब रश्मि अपना सोने का मंगलसूत्र और अंगूठी बेचकर जरूरत का सामान लाती है और साथ ही आलू टिक्की बर्गर बनाकर बेचने लगती है। उसके हाथ की आलू टिक्की बर्गर सबको पसंद आती है, जिससे उसका घर खर्च अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे अंकुर भी ठीक हो जाता है और अब वो भी रश्मि के साथ ठेले पर काम करने लगता है। इसी तरह वो हर दिन ठेले पर बर्गर बनाकर बेचते। उस रोज कोमल उसके ठेले पर आई, फिर उसके साथ उसके घर। अपनी बहन की आपबीती सुनकर कोमल को बड़ा दुख हुआ। तुम चिंता मत करो, मैंने और सूरज जी ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे हमने शहर में एक दुकान खोली थी। ऊपर वाले की दया से हमारा काम काफी अच्छा चल पड़ा है और हमने खुद की फैक्ट्री भी खोल ली है। अब आप और जीजा जी हमारे साथ शहर ही चलिए और वहीं हमारे साथ रहिए और काम कीजिए।
अब रश्मि को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। अब वो रश्मि के साथ उसी के घर में खुशी खुशी रहने लगी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।